तो वी वर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ऐसे कि अगर 200 से कम वर्ड्स का ऐसे आ जाए तो वो आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है। वो आपके राइटिंग को चेक करता है कि आप उसमें मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। उसके बाद अ, ऐसे किस तरह लिखते हैं, ऐसे में कौन से पार्ट्स होते हैं, ये तो नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर जो ऐसे की क्लास है उसी में ही हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद लेटर की बात करते हैं। अच्छा, वो सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये लेटर है, अब हम एप्लीकेशन लिखे या लेटर लिखे, या ये दोनों होते हैं या ये अलग है, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। लेटर एंड एप्लीकेशन दोनों सेम ही है, इससे पहले आपको पता हो या ना हो, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू कि लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग सेम ही है। अब लेटर एक ब्रॉडर टर्म है। लेटर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें बहुत सारे फॉर्मल इनफॉर्मल फ्रेंड्स को लिखे, जिधर भी लिखे, जिसको भी सेंड करे, वो सारे के सारे लेटर में आ जाते हैं। ये ब्रॉडर होता है। और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एप्लीकेशन हम वही लेटर ही लिखते हैं, लेकिन लेटर किसको लिखते हैं? कोई अथॉरिटी का बंदा हो, किसी डिपार्टमेंट का हेड हो, या कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, वो अपने से ऊपर अपने बॉस को लेटर ही लिखेगा, लेकिन उस लेटर का नाम है एप्लीकेशन, क्योंकि वो कभी भी अपने से ऊपर किसी अथॉरिटी के पर्सन को वो ऑर्डर नहीं दे सकता, वो हमेशा दरख्वास्त देंगे। तो इसी वजह से एप्लीकेशन दरख्वास्त है और जो लेटर है वो ख़त है, जबकि दरख्वास्त भी ख़त में ही आता है। अब लेटर में फॉर्मल भी आता है, इनफॉर्मल भी आता है। तो कीपिंग इन व्यू दिस, आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लेटर के रिलेटेड, तो वो हमेशा एप्लीकेशन ही होते हैं और फॉर्मल राइटिंग है, क्योंकि आप बतौर स्टूडेंट डील कर रहे होंगे या आप बतौर एक सिविलियन डील कर रहे होंगे, आपने किसी ऑफिसर को ही लिखना होगा। सो ये हमेशा एप्लीकेशन ही हम लिखते हैं, और वो भी लेटर ही है। आज के बाद इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं, उर्दू का एप्लीकेशन किस तरह होता है, इंग्लिश का किस तरह होता है, वो हम डिटेल में इनके पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है ईडियम्स पर। ईडियम्स आपको कहाँ से मिलेंगी, सोर्सेज कौन सी है, सोर्सेज को लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ कि ईडियम्स क्या है। ईडियम्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपके उर्दू में मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में ये ईडियम्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही ये पार्ट पूछा जाएगा। और असीम भाई, क्वेश्चंस को मैं लास्ट में एड्रेस करूंगा, प्लीज होल्ड योर क्वेश्चंस फॉर अ व्हाइल। पैराफर्स, पैराफर्स कौन से पैराफर्स होंगे? पैराफर्स मल्टीपल होते हैं, इसके बहुत सारे अकसाम होते हैं। याद रखें, जब भी आप पेपर के लिए तैयारी करते हैं, कोई भी बुक आप कंसल्ट करते हैं, तो ख्याल रखें कि आपने कौन से पैराफर्स यूज करने हैं, कौन से पैराफर्स याद करने हैं। बीपीएससी ने कभी भी आपको ये नहीं बताया कि आप स्पेसिफिकली जाके ये पैराफर्स प्रैक्टिस करें, लेकिन आपने जो करने हैं वो है पैराफर्स वो वाले जिनकी आइदर आवाज सेम हो, ठीक है, या जिनकी आइदर स्पेलिंग सिमिलर हो लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ सेम होती है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है या सेम भी होता है, तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अब चाहे वो वर्ड जिनकी आवाज़ सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग भी डिफरेंट हो, वो पैराफोर्स पूछे जाते हैं, या वो पैराफोर्स जिनकी स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, वो पैराफोर्स भी पूछे जाते हैं। अब पैराफोर्स में एनालॉजीज भी आती है। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं कि बॉय और यहाँ पे लिखूं गर्ल, ये भी पैराफोर्स में ही काउंट होता है, लेकिन ये एनालॉजीज में आते हैं, ये सॉरी एनालॉजीज में नहीं, ये अपोजिट वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। और एनालॉजीज वाले भी पेयर ऑफ वर्ड्स में आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ हम आवाज वाले अल्फाज को याद करना है, जिनके आवाज सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, वो पेयर ऑफ वर्ड्स आपने कंसल्ट करने हैं। अब प्रेपोजिशन की बात करते हैं। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन ऐसे इंग्लिश के ऐसे अल्फाज है जो आपके नॉन को
या वर्ब को दूसरे के साथ साथ या आपस में जोड़ता है और एक रिलेशन क्रिएट करता है, ताल्लुक बताता है। फॉर एग्जांपल, मेरा मोबाइल है वो किताब के ऊपर पड़ा हुआ है, अब ये जो ऊपर लफ्ज है ये प्रीपोजिशन है, तो ये ऊपर लफ्ज ने ही इनका रिलेशन बता दिया। अच्छा, तो क्या एग्जामिनर हमसे सीधा साधा यही क्वेश्चन पूछेगा? आंसर इज नो। जो ये लोग पूछते हैं वो कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? वो कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं कि एक वर्ब होता है, उस वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल ऑन है, इन है, या जो भी प्रेपोजिशन है। अब ये जो प्रेपोजिशन ऑन है, इन है या कोई और है, ये नॉर्मली जब यूज होता है वो डिफरेंटली यूज होता है, लेकिन जब ये बतौर फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट यूज होते हैं। वो फिर उन रूल्स को फॉलो नहीं करता जो प्रेपोजिशन के रूल्स होते हैं। सो आप लोग ये बात माइंड में रखें कि एग्जामिनर हमेशा जो पूछता है, जितनी भी बीपीएससी के एग्जाम्स है, वो प्रीपोजिशन तो पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 5 प्रीपोजिशंस आते हैं, दो तो ठीक है, नॉर्मल होंगे, कॉमन होंगे, लेकिन रिमेनिंग 3 हमेशा वो फ्रेजल वर्ब्स ही पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आस्क इन, ये फ्रेजल वर्ब है। दूसरा है आस्क आउट। ठीक है, अब देखिए दोनों के साथ आस्क ही लगा हुआ है, लेकिन एक इन है एक आउट है। अब इस कंप्लीट वर्ड की मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। आस्किन मतलब ये कि दरवाजे पे कोई आ गया, आप उनको दावत देते हैं कि आप अंदर आ जाए, चाय पी ले या खाना खा ले। इसी तरह आस्क आउट सेम वही बंदा है, वो आ गए, वो कहता है कि चलो बाहर खाना खाते हैं। हालांकि अगर हम लफ्जी इसको देखें तो ये अजीब लगता है कि पता नहीं इसकी मीनिंग क्या है। तो एग्जामिनर इस तरह के प्रेपोजिशंस पूछते हैं। आप कोशिश करें, आप सबसे पहले प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़ने के बाद, ये फिक्स प्रीपोजिशन भी कहलाते हैं, आपने इसको रटे लगाने हैं, याद करना है। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है? वोकेबलरी तो सबने सुना होगा ना। वोकेबलरी, हमने वोकेबलरी तैयार करनी है, वोकेबलरी में ये करना है वो करना है। तो वोकेबलरी की डिफरेंट टाइप्स होती है। उसमें से एक ये भी होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर उसके लिए जब एक ही वर्ड यूज करे, उसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किस लिए हम यूज करते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम इसलिए यूज करते हैं कि फजूल ज्यादा लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय अगर आप एक वर्ड ही यूज करें, तो इंग्लिश में वो इंग्लिश की खूबसूरती कहलाती है। और वो सिर्फ आपको यहाँ पर काम नहीं करेगा, बल्कि आप कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बहुत ही फायदा पहुंचा सकता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो वोकेबलरी एक वो वोकेबलरी होती है जिसके हम कहते हैं अल्फाज मानी वर्ड है, उस वर्ड का एक डायरेक्ट मीनिंग है। ठीक है, अल्फाज और उसकी मानी, लेकिन एक वर्ड है उसकी मीनिंग के बजाय डेफिनेशन होता है। ये डेफिनेशन स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा कि डिफाइन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, ये एक वर्ड नहीं होता, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होता है। कि ये चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस को जब एग्जामिनर पूछेंगे तो आपने क्या करना है, आपने उसका डेफिनेशन देना है, और वो एक मीनिंग नहीं है। इसी तरह मल्टीपल वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स आपके इंक्लूडेड हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। सो जो टर्म्स है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उनके लिए अगर एक लफ्ज यूज होता है तो वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। इसके बाद आते हैं टेंस कंसिस्टेंसी। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बीपीएससी के किसी सिलेबस में ये मेंशन्ड है कि टेंस कंसिस्टेंसी क्या बला है। अच्छा, टेंस कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एफआई की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस करेक्शन सारे सीख लेते हैं, लेकिन टेंस कंसिस्टेंसी कोई नहीं सीखता। अब बज़ाहिर तो ये दिखता है कि ये टेंस की रवानगी को कहते हैं, लेकिन नो, इंग्लिश और उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। इंग्लिश में कुछ रूल्स है कि आप, अच्छा पहले हम ये देखें कि
टेंसेस हमारे पास कितने हैं? मेजरली तो तीन ज़माने होते हैं, जो कि एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, और एक प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसमें इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं कि अगर आप पास्ट लिखे तो पास्ट के बाद आप फ्यूचर नहीं लिख सकते, या अगर आप प्रेजेंट शुरू करें तो फिर उसके बाद आप पास्ट पर शिफ्ट नहीं कर सकते। इस तरह किसी एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में जब आप मल्टीपल टेंसेस को मिलाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। हम पास्ट या प्रेजेंट सिंपल लिख रहे होते हैं और डायरेक्ट हम पास्ट शुरू करते हैं, या पास्ट में हम फ्यूचर शुरू करते हैं, जो कि टेक्निकली ग्रामेटिकली ये गलत हो जाता है। अ, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास इसी बैच में होंगे, आई मस्ट मेंशन इट के उन्होंने मुझे ये बोला कि हमें टेंसेस आती है, कि हमें इंग्लिश नहीं आती, आप हमें कोई तरीका बता दे। तो मैंने इनको कहा कि आप टेंसेस सीख लें। वो कहते हैं टेंसेस तो हमें आती है। अब टेंसेस उन्हें किस तरह आती है? जो कैजुअल तरीकाकार होता है, यहाँ पर पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं कि अच्छा ये एक टेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। ये तो सबको पता है, लेकिन क्या एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर लिखे? नो। वो सीधा साधा आपसे कहेगा कि पैराग्राफ लिखे। अब आपको ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, और अगर है तो उसको किस तरह यूज करते हैं, वर्ब क्या है किस तरह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है किस तरह यूज करते हैं, और फिर अगर ये पास्ट फॉर्म में है या फ्यूचर फॉर्म में है या प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हम किसी और पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट के साथ किस तरह कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंस कंसिस्टेंसी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको करना चाहिए। जो सेंटेंस करेक्शंस है, ये सेंटेंस करेक्शन में भी आ सकते हैं। अब सेंटेंस करेक्शंस में जो मिस्टेक्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? सेंटेंस करेक्शन में मेजरली जो मिस्टेक्स होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं। यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और आपका वर्ब प्लूरल लगा देते हैं, या आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, आप वर्ब सिंगुलर लगा देते हैं। ये एक टाइप की मिस्टेक्स आती है। सेकंड टाइप कौन सी होती है? पंक्चुएशन की मिस्टेक्स पूछी जाती है। नेक्स्ट कौन सा होता है? एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंटेंस करेक्शन में। अच्छा, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी तरह जो हम लोग प्रेपोजिशन उधर पढ़ रहे थे अलग से, प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन्होंने गलत लिखा होगा और आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किस तरह होता है? ये उस तरह होता है कि पहले आपने टेंसेस सीखने होंगे, आपको टेंस का तरीका पता होगा, तभी उसके बाद जाके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश, और ये 70% इंग्लिश है। अब इसके सोर्सेज कौन से होने चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोर्स को कंसल्ट करना, कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो 30% पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। ओके जी। तो सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। यहाँ पर 51 पार्टिसिपेंट्स इस क्लास में मौजूद हैं। इन सारे 51 पार्टिसिपेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है, उन लोगों से दूर रहे जो आप लोगों को रेडीमेड एसेज सिखाते हैं या देते हैं कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करें, मैं आपको 20 एसेज कराऊंगा। अगर आपको ऐसा बंदा मिला तो उससे दूर है। देखिए, ऐसे में कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है और आपने सिर्फ उस पर लिखना है। आपने ऐसे के तरीक़ेकार स्किल्स आपने सीखने हैं, और ये स्किल्स किस तरह आते हैं? वो प्रैक्टिस से आते हैं। ये मैं चाहे जितना भी आपको पढ़ाऊं, या आप लोग सुने मुझे, या किसी और को सुने, या किसी और के रेडीमेड एसेस चेक करें, इससे कभी भी आप ऐसे ना सीख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, और ना पास कर सकते हैं। ऐसे को करने का तरीका ये है कि आप पहले ऐसे का स्ट्रक्चर सीखें। ऐसे का स्ट्रक्चर सीखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको किसी एबल पर्सन से चेक करवाएं कि वो आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके आपको बता दे कि इसमें आपकी ये मिस्टेक्स है। तो ऐसे के लिए आप स्किल बेस्ड तैयारी करें।
अगर आपको कहीं से रेडीमेड 10 टॉपर्स एसेज, फलाना एसेज या 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज, इस तरह की बुक से भी दूर है। आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर सीखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये आपका ऐसे है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ऐसे रटे लगाने वाले होते हैं। चले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं आपको 20 ऐसे दे देता हूँ, आपने रटे लगा दिए, खुदा न खास्ता वो ऐसे ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके तो 20 और 20 से 40 मार्क्स तो चले गए, बाकी में आप कितना स्कोर करेंगे? अगर आपने फेल होना है तो फिर आप ये तरीका करें। आपको जो भी टीचर है, जहाँ पे भी है, आप जिधर से भी पढ़ रहे हैं, आप उनसे ये कहे कि मुझे रेडीमेड एसेज ना दे, मुझे ऐसे सिखाए, उसके बाद मेरा ऐसे चेक करे। अगर कोई आपका आपको चेकिंग ऑफर नहीं करता तो फिर आप छोड़ दे, तैयारी ही छोड़ दे, क्योंकि आपने पास नहीं होना। इसका सोर्स क्या है? ऐसे के लिए कोई बुक नहीं है, नो बुक। तो फिर क्या करें? तरीकाकार सीखे, प्रैक्टिस करें, चेक करवाए। अच्छा, मैंने भी किताब लिखी है, तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन बनेगा कि सर अगर ऐसे की कोई किताब नहीं है तो फिर आपने किताब किस चीज़ पर लिखी है? तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी किताब है उसमें ऐसे का तरीका बताया गया कि ऐसे को किस तरह लिखते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर यू, वो सीएसएस लेवल की बुक है। उसके बाद लेटर की बात करें तो लेटर कहाँ से पढ़े? मल्टीपल सोर्सेज है, मैं कुछ नेम करता हूँ, लिख के देता हूँ। एक है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बुक है, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर बुक है, बीए के लिए यूज होती है, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर की बुक है, और वो प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की है। और वो स्पेशली बीए के नाम से मशहूर है कि बीए की टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर की बुक, ये बुक है। यहाँ से आपको लेटर राइटिंग मिल जाएगा इंग्लिश का। अब इस बुक की ये क्वालिटी है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं, उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो इस बुक में चाहे जो कुछ भी लिखा होता है, वो सारी चीज़ें एट द सेम टाइम आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। अब इस बुक में जस्ट वेट। अच्छा जी, इस बुक में आपको ईडियम्स भी मिल जाएंगी, आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी मिल जाएंगी, आपको प्रेपोजिशन भी मिल जाएंगी, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, आई एम नॉट श्योर, ये शायद नहीं मिलेगी। आपको सेंटेंस करेक्शन भी मिल जाएगी। सेम इसी तरह की एक और बुक है, प्रोफेसर सादत अली शाह की है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये भी बहुत अच्छी बुक है, और इसमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक्सप्लोरिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। सेकंड बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये सादत अली शाह की बुक है, बहुत मोटी बुक है। इस बुक में आपको कौन सी चीज़ें मिलेगी? इस बुक में आपको ईडियम्स मिलेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, प्रीपोजिशन मिलेंगे, सब्स्टिट्यूट मिलेंगे, और सेंटेंस करेक्शन का एक शॉर्ट एरिया है वो मिलेगा। आपको लेटर मिलेगा। पुराने एडिशन में एसेज भी थे, लेकिन न्यू एडिशन में उसके एसेज नहीं आ रहे। ये सेकंड बुक है। थर्ड सोर्स इन सब का ऑनलाइन भी है। और लास्ट सोर्स वो हमारी अपनी बुक है, ऑफिसर ओडेसी की पब्लिकेशन है, जो कि मेरी मिसेस डॉक्टर हाफिज़ा जुनैद ने लिखी है। और उस बुक में आपको ये सारा कंटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पेडागोजी ये सब कुछ इंक्लूडेड है। और वो ऑलमोस्ट 700 पेजेस की है। अगर आपको कहीं पर पेयर ऑफ वर्ड्स 200 मिलते हैं, तो उसमें आपको 2600 पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ये आपके सोर्सेज थे, मैंने इंग्लिश के सोर्सेज भी बता दिया। बातें हैं पेडागोजी के पार्ट पर, कि पेडागोजी में इस एग्जाम में क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, और ये पेडागोजी सेक्शन भी बता के उसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे एड्रेस करूंगा। सो पेडागोजी सेक्शन में पहले देखिए कि इसके मार्क्स कितने हैं। इसके मार्क्स है 30। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ वर्ड बिल्कुल हाफ लिख कर छोड़ देता हूँ, फुल स्टॉप लगा के। रीज़न ये है कि मेरी स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें ओपन है,
चैट भी अभी मैंने ओपन किया है, तो सारी चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती, बहुत कम स्पेस है लिखने के लिए। ओके जी, पेडागोजी के सेक्शन में हमारे पास है 30 मार्क्स। और ये जो पेडागोजी है, ये इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। कोई उर्दू का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सिवाय दो क्वेश्चंस के, वो भी पॉसिबिलिटीज है कि आ जाए या नहीं आए। वो है उर्दू ऐसे एंड उर्दू लेटर राइटिंग। पेडागोजी के 30% मार्क्स है, यानी कि आपके पेपर का 30% पार्ट है। सिलेबस में ये क्लियरली लिखा है कि ये पेपर सब्जेक्टिव पेपर होने जा रहा है। अब बाय सब्जेक्टिव व्हाट डज ही मीन, जिसने ये सिलेबस लिखा है, चाहे वो चेयरमैन है जो भी है। सब्जेक्टिव का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस ही लिखने होंगे। नो नेवर, इस तरह कोई भी नहीं होता। आपके बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव के पेपर में, वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग प्लस शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग प्लस शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज भी होते हैं। ठीक है, इन सब का कंबाइनेशन भी होता है, तो ये भी सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज लिख देते हैं या सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, सो इट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज का पेपर ही होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। जो एमसीक्यूज होते हैं वो ओएमआर शीट पे अटेम्प्ट होते हैं, उसके लिए आपको अलग से कोई आंसर शीट नहीं होता, उसको सिर्फ बबल्स होते हैं, वो इस तरह फिल करने होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। जबकि सब्जेक्टिव में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अब आते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या सीन होगा, किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, सोर्सेज कौन सी होनी चाहिए। देखिए, पेडागोजी में इन्होंने जो एरियाज मेंशन किए हैं वो है टोटल 9 एरियाज। 9 डिफरेंट एरियाज इन्होंने मेंशन किए हैं, और मार्क्स इन्होंने दिए हैं 30, जबकि आपका 70% रिमेनिंग पार्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इन 9 के 9 पार्ट्स पे वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे? माई आंसर इज नो। अगर वो सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे 1 और 2 और 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर वो एक क्वेश्चन पूछेगा तो भी 30 मार्क का होगा। अगर दो पूछेंगे तो 15-15 मार्क्स के होंगे। और अगर तीन पूछेंगे तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप इसको गौर से देखें कि जो नॉर्मली आपके एसएसटी के पेपर्स में पेडागोजी का सेक्शन पूछा जाता है, वो इन एरियाज से नहीं होता। इसमें बेशक कुछ एरियाज होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर एरियाज मैनेजमेंट के रिलेटेड है। दूसरी बात ये कि आजकल जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, वो क्या करता है, वो जनरल नेचर का क्वेश्चन पूछ लेता है। जनरल नेचर का क्वेश्चन क्या मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप सब ने स्कूल देखा है, आप सब स्कूल से पढ़े हैं, कुछ टीचर्स हैं। जनरल नेचर में ये होगा कि वो आपसे ये पूछेंगे कि आप मुझे बताएं कि स्कूल को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसेंट टेक्नोलॉजी, रिसेंट दौर में, रिसेंट रिक्वायरमेंट्स में, 21st सेंचुरी की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको देखते हुए स्कूल को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसने ये क्वेश्चन पूछा, ये तो कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है। तो जो पेडागोजी का जितना भी एरिया आपने पढ़ा है, आप उसको यूटिलाइज करके आप लिखेंगे। अगर मैं इन अदर वर्ड्स कहूँ तो ये एरिया सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स बेस्ड है, और वो कौन सी स्किल्स है? पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन आता है तो आप इस एरिया में आउट ऑफ 30 20+ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता, आपको सारा कंटेंट पता हो, जितना भी कंटेंट है, ये 9 के 9 एरियाज आपने सीखे हैं, याद किए हैं, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पेपर पे कन्वे नहीं कर सकते, तो आप स्कोर नहीं कर सकते। स्कोर करने के लिए ये शर्त है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब पेपर प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज़ें होती है? बहुत सारी चीज़ें होती है, डायग्राम्स है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, और वो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में हम उसको देखेंगे कि किस तरह करते हैं। दूसरी बात ये बताने की है इसमें कि इन एरियाज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हर एरिया को डिटेल से स्टडी करेंगे। अब 9 एरियाज है, जबकि मार्क्स 30% है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एरियाज है और मार्क्स है 70%। तो रैशनली स्पीकिंग
फोकस इस एरिया पर होना चाहिए, ना कि इस एरिया पर। अगर आप 30% पे अपना 90% टाइम लगाए और आप रिमेनिंग 70% पे ओनली 10% टाइम लगाए, सो मीन्स कि आप तैयारी ठीक नहीं कर रहे और आप गलत रास्ते पर है, आपका पेपर फेल हो सकता है। ये मैंने आपको कोर्स का ओवरव्यू दिया। अब पेपर्स कब होंगे, किस तरह तैयारी करनी है, तो ये सारी किताबें खरीदनी है या नहीं खरीदनी। देखिए, नॉर्मली जब सिलेबस अनाउंस हो जाता है तो पेपर्स होते हैं 3 मंथ्स में। अब कुछ कभी कभार 3 मंथ से ज़्यादा भी लग जाता है, 3 मंथ से कम तो नहीं लगेंगे, लेकिन ज़्यादा और भी ज़्यादा हो सकते हैं। 3 से 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, 4 से 5 मंथ्स भी हो सकते हैं, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं। इवन दो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। लेकिन एक चीज़ वेरी श्योर है कि 3 मंथ से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होंगे। अच्छा, हमारे पास इस मीटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। अ, इसको एंड करते हैं। वंस अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, और दोबारा से आप सब यहाँ पर आ जाए और इसको कंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपकी जितनी भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एड्रेस करेंगे। द लास्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। 50 कैंडिडेट्स है। आप लोग 5 मिनट्स के अंदर, विद इन 2 मिनट्स दोबारा से ज्वाइन करें।